हेलो गाइस, आज का एपिसोड। सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। जेट पहले से ही रेडी था। सभी लोग सीधा प्राइवेट जेट में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। सुकून अरमान की गोद में मासूम बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। उसने अरमान को इतनी टाइटली पकड़ रखा था जैसे अगर उसने अरमान को छोड़ा तो अरमान उसे छोड़कर भाग जाएगा। अरमान एक तक सुकून के प्यारे चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थी। वही बाकी घर वाले अभी भी कुछ भयानक मंजर को खुद के दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। पर किसी की भी अरमान से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। पर सबको इस बात से बहुत ज्यादा शौक लगा था कि मासूम से दिखने वाली सुकून जो छोटी छोटी बातों पर रोज रोया करती है, आज उसने अपनी आंखों के सामने इतना भयानक मंजर देखने के बाद भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वही अरमान अपनी गोद में सो रही मासूम परी को देख रहा था। उसने सुकून के चेहरे को सहलाते हुए कहा, जैसा मैं चाहता था आप वैसे ही बन गई। आपको अभी से ये सब सीखना ही होगा एंजल, क्योंकि जो भी मेरी दुनिया में कदम रखता है उसे खुद को स्ट्रांग रखना जरूरी ही है। और आप तो मेरी होने वाली क्वीन हो। जितना मेरी दुनिया पर मेरा हक होगा उतना ही आपका भी होगा। इतना कहकर उसने सुकून के मासूम चेहरे को देखा जो अब पूरी तरह से मासूमियत से भरा हुआ था। कोई भी सुकून को देखकर नहीं कह सकता था कि यह वही लड़की है जिसने कुछ देर पहले एक इंसान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पर हमारे अरमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए उसकी एंजल हमेशा से ही एक फरिश्ता था जिसने उसे जीना सिखाया, जीने की वजह दी। कुछ देर बाद उनका जेट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। सभी लोग जेट से नीचे उतरे। एयरपोर्ट के बाहर ही राठौड़ फैमिली की गाड़ियां आई हुई थी। सब लोग जाकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और उन सभी की गाड़ियों का काफिला राठौड़ मैंशन की तरफ चल पड़ा। जब वह सब लोग राठौड़ मैंशन पहुंचे तब वहां पर सभी बच्चों के पेरेंट्स मौजूद थे, क्योंकि आज वह अपने बच्चों को पूरे 1 महीने बाद देखने वाले थे। किसी को भी अपने बच्चों से मिलने का इंतजार ही नहीं हो रहा था। वही कपूर फैमिली भी वहां पर ही मौजूद थी। सब अंदर आए। आखिर में अरमान सुकून को गोद में लेकर अंदर आया, क्योंकि सुकून अभी भी सो रही थी। वही राठौड़ फैमिली के हॉल में जनार्दन जी गुस्से से चक्कर लगाए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि गोवा में अरमान ने सुकून से क्या कराया है। उन्हें ये सोच सोच कर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि अरमान ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उनके लिए उनकी पोती किसी मासूम परी की तरह थी जो छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी, और आज अरमान ने उसके हाथों से किसी इंसान की जान ले ली। यही सोचकर जनार्दन जी गुस्से से पूरे हॉल में चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे। उनका दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी अरमान से पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया। जब उन्हें सब आते दिखाई दिए तब उन्होंने घूर कर सबको देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानते थे कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो अरमान को काबू कर सके। तभी उन्हें अरमान सुकून को गोद में लेकर आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने गुस्से से अरमान की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अरमान को शायद पहले ही इस बात का अंदाजा था, इसलिए उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। वह चुपचाप सुकून को लेकर अंदर आया। इससे पहले कि जनार्दन जी उसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते, उसने अपने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। जनार्दन जी ने गुस्से से घूरकर अरमान को देखा और फिर अपनी प्यारी पोती को, जो किसी ने फरिश्ते की तरह अरमान की गोद में सो रही थी। ये देखकर वह चुप हो गए। अरमान सुकून को लेकर सीधा अपने रूम में चला गया। उसने सुकून को बेड पर लिटाया, उसके माथे पर प्यार से चुमकर कहा, एंजल आप आराम करो, मैं आया आपके दादू से निपट कर। इतना कहकर अरमान नीचे आया। नीचे सभी लोग अभी भी खड़े थे, क्योंकि जनार्दन जी बहुत गुस्से में थे। सभी बच्चे भी वहीं पर और उनकी फैमिली भी वहीं पर ही थी। काव्या और कीर्ति के पापा, दिव्या के पापा और कपूर फैमिली, राठौड़ फैमिली भी पूरी वहां पर मौजूद थी। जनार्दन जी ने अरमान को देखा जो एटीट्यूड के साथ अपनी पेंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालकर नीचे उतर रहा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती से इतने खतरनाक काम कराने की।
अरमान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलकर नीचे आया और आकर सीधा जनार्दन जी के सामने खड़ा हो गया। जनार्दन जी को अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन नजरों के साथ देखा। अरमान की तरफ देखकर जनार्दन जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मुझे बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम सी पोती को इस तरह के कामों में डालने की, और तुमने उसके हाथों से किसी की आज जान ही ले ली। मेरी प्यारी पोती जो एक चींटी को भी नहीं मारती, तुमने उसके हाथों से आज एक इंसान को मार डाला। जनार्दन जी की बात सुनकर अरमान ने एटीट्यूड के साथ उन्हें देखा और जाकर सीधा सोफे पर बैठ गया। अरमान की इस तरह की हरकत देखकर जनार्दन जी ने गुस्से से चिल्लाकर अशोक जी से कहा, देखा तुम्हारा ये पोता कितना ज्यादा बदतमीज है। एक तो पहले जबरदस्ती मेरी पोती को अपनी होने वाली बीवी कहता है, ऊपर से मेरी प्यारी सी पोती को खुद के काबू में कर लिया है और अब उससे ये सब काम भी करवा रहा है। यह अशोक जी क्या है, कह सकते थे आखिर अरमान उनकी भी तो बात नहीं मानता था। उन्होंने लाचारी भरी नजरों से जनार्दन जी को देखा, जैसे कह रहे हो तुम्हारी तरह ही मेरी भी हालत है। जनार्दन जी ने गुस्से से अरमान को देखा जो अभी भी चुपचाप जनार्दन जी को चिल्लाते हुए देख रहा था। उन्होंने कहा, तुम बदतमीज लड़के बोलते क्यों नहीं, क्यों किया तुमने ये सब? अरमान ने एरोगेंटली कहा। व्हाट? अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं इतनी देर से तुम्हें क्या कह रहा हूँ? अरमान ने कहा, मुझे पता है, पर वो मेरी एंजल है, मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ और वह मेरी होने वाली डेविल क्वीन है, उसे ये सब चीजें आनी ही चाहिए। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, तुम मेरी एंजल जैसी पोती को डेविल बनाना चाहते हो? अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, वह मेरी एंजल भी है और वक्त आने पर दुश्मनों के लिए डेविल, उसे मैं इतना मजबूत बना दूंगा कि लोग उसे अरमान राठौड़ के नाम से नहीं, सुकून अरमान राठौड़ के नाम से जानेंगे। उसकी अलग पहचान बनाऊंगा जिससे ना सिर्फ लोग बल्कि दुनिया थर थर कांपे और कोई भी उसके ऊपर अपनी गंदी नजर डालने से पहले 100 बार सोचे। ये सब कहते हुए अरमान की आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। वही अरमान की बात सुनकर आयशा जी और लीना जी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वह अरमान को पहले से ही अपना दामाद मान चुकी थी। ऊपर से अरमान की यह सोच कि उसे सुकून की एक अलग पहचान बनाने हैं, वो दोनों बहुत खुश थी। लीना जी ने धीरे से आयशा जी के कान में कहा, हमारा दामाद तो सुपर है दीदी। आयशा जी ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, अलग पहचान बनाने के लिए क्या तुम मेरी पोती को अपनी तरह खून खराबा करवाना चाहते हो? अरमान ने शांति से कहा, यह उसकी जिंदगी का कड़वा सच है, क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं वहां पर हमारे हजारों दुश्मन होते हैं, और अगर हम खुद की रक्षा ना कर पाए तो एक दिन वह लोग हमारे साथ ही कुछ भी कर सकते हैं, और मैं अपनी एंजल को कभी कमजोर नहीं बनने दूंगा। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी थोड़े शांत हो गए, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानते थे कि बड़ी फैमिली में पैसों के कारण उनके कई सारे दुश्मन होते हैं जो उनके बच्चों पर हमेशा अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं, ताकि एक मौका मिलने पर ही वह उनके बच्चों की जान ले ले। इसलिए वह हमेशा से सुकून को अपनी प्रोटेक्शन में रखते थे, पर अरमान की सोच उनसे अलग थी। अरमान सुकून को खुद के लिए लड़ना सिखाना चाहता था, उसे खुद की सिक्योरिटी खुद को कैसे देनी है ये सिखाना चाहता था, जिससे सुकून को कभी किसी के सिक्योरिटी की जरूरत खुद के लिए ना पड़े। अगर वह अकेली भी हो तो वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अरमान की सोच सुनकर बाकी सबके फेस पर स्माइल आ गई। भले ही आज जो कुछ भी हुआ वह सब भयानक था, पर सभी लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी की जिंदगी को हमेशा ही खतरा रहता है, और कभी कभी उनके दुश्मन भी उन पर अटैक कर देते हैं। और कपूर फैमिली और राठौड़ फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली में से एक फैमिली थी। उनके लिए भी यह रूल लागू होता था। जनार्दन जी ने खुद के गुस्से को शांत करते हुए कहा, पर फिर भी तुम मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। अरमान अभी वह बहुत मासूम है, उसके दिल और दिमाग में इस बात का कितना असर पड़ेगा?
ये सुनकर अरमान ने कहा वह मेरी एंजल है, वह इतनी छोटी बातों से बिल्कुल भी नहीं डरेगी क्योंकि उसे और भी इससे बड़ी बड़ी सिचुएशन का सामना आगे करना पड़ेगा। अरमान की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अरमान कहीं ना कहीं सही कह रहा था। जनार्दन जी भी यह बात अच्छे से जानते थे कि सुकून उनकी इकलौती पोती है, इस वजह से उनके सारे दुश्मन हमेशा सुकून को मारने की फिराक में रहते हैं। पर पिछले 4 सालों से जब से अरमान उनकी लाइफ में आया है, आज तक सुकून के ऊपर एक अटैक भी नहीं हुआ। इस वजह से जनार्दन जी पिछले 4 सालों से थोड़ा बहुत अरमान को एक्सेप्ट करने लगे थे, पर फिर भी उनकी जलन अरमान से दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि सुकून सबसे ज्यादा अब अरमान पर डिपेंड हो गई थी। उसके लिए दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई था तो वह अरमान था। और जनार्दन जी हमेशा से ही अपनी प्यारी पोती को खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हुए देखना चाहते थे। हालांकि सुकून उनसे भी बहुत प्यार करती थी, पर सुकून के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अरमान था और अरमान भी यही चाहता था, इसलिए उसने सुकून को अपनी आदत डलवा ली थी। अरमान चाहता था कि जितना पागलपन और प्यार वह सुकून से करता है, उतना ही पागलपन और प्यार सुकून अरमान से करें। अरमान और जनार्दन जी का झगड़ा खत्म हो गया, ये देखकर सभी लोगों ने एक चैन की सांस ली क्योंकि अगर इन दोनों का एक बार शुरू हो गया तो पूरा दिन और रात निकल जाती है, ये लोग सभी अच्छे से जानते थे। रात का समय, राठौड़ मैंशन। आज सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए थे, बस कपूर फैमिली के बच्चे और कपूर फैमिली राठौड़ मैंशन में ही रुके हुए थे। सभी लोग इस वक्त डिनर टेबल पर मौजूद थे। सुकून अरमान के साइड में बैठकर अपने सामने रखे सलाद को घूर रही थी। उसका मुंह बना हुआ था क्योंकि अरमान ने उसे खाने के लिए सिर्फ सलाद दिया था और सुकून को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। पर सुकून अरमान को कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि अरमान उससे अभी भी गुस्सा था। सुकून ने अपनी मासूम आंखों से अपने दादू को देखा। अपनी प्यारी पोती को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दया आ गई। उन्होंने सुकून की तरफ देखकर कहा, क्या चाहिए बेटा आपको? सुकून ने चमकती आंखों से अपने दादाजी को देखा और चहकते हुए कहा, दादू हमें बर्गर, पिज्जा, पास्ता खाना है। उसकी फरमाइश सुनकर उसके साइड में बैठे अरमान ने घूर कर दादा पोती को देखा और कहा, सोचना भी मत, एंजल जो दिया है वही आप खाओगी। कल से आपने सिर्फ ऑयली फूड खाया है, यह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुकून ने अपनी मासूम आंखों से अरमान को देखा और कहा, पर मिस्टर हैंडसम हमें ये पसंद नहीं है। ये सब कहते कहते ही सुकून की आंखें भर गई क्योंकि उसे बिल्कुल भी यह सब पसंद नहीं था। सब लोग सुकून को देख रहे थे जो फिर से अरमान की डेविल क्वीन से उसकी एंजल क्वीन बन गई थी। सुकून की भरी हुई आंखें देखकर अरमान ने अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और सुकून से कहा, एंजल आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए। ये सुनकर सुकून की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुकून को रोता देख जनार्दन जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी पोती को रुलाने की? मेरी पोती जो चाहेगी वह खाएगी, तुम होते कौन हो मेरी प्यारी पोती को ये जबरदस्ती कुछ भी खिलाने वाले? मेरी प्रिंसेस जो चाहेगी वह खाएगी, वह कोई बकरी थोड़ी है जो ये घास फूस खिला रहे हो। अरमान ने गुस्से से घूरकर जनार्दन जी को देखा और अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि वो मेरी होने वाली वाइफ है और मैं उसका फ्यूचर हस्बैंड? तो फिर आप बार बार यही सवाल कि मैं कौन हूँ क्यों पूछते हैं? और रही बात एंजल कोई बकरी है, तो आप ये बात समझ लीजिए। और रही घास फूस की बात, तो मैं एंजल की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। उसने 2 दिन से सिर्फ ऑयली फूड खाया है, अब उसे खुद के हेल्थ की केयर करने के लिए हेल्दी फूड खाना जरूरी है, इसलिए मैं उसे हेल्दी ही खिलाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी लाल आंखों से घूरकर जनार्दन जी को देखा। उसके इतने गुस्से भरे शब्द और लाल आंखें देखकर टेबल पर मौजूद हर एक इंसान डर गया। भले ही अरमान अभी सिर्फ 15 साल का लड़का था, पर फिर भी उसका और इतना ऑरा ज्यादा स्ट्रांग था कि कोई चाहकर भी उसे एडमायर करने से और उससे डरने से खुद को रोक नहीं सकता था।
सबका डिनर होने के बाद सब लोग हॉल के सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे, तभी अचानक से सीता जी ने आर्यन की तरफ देखकर कहा। आर्यन अपना नाम सुनकर आर्यन जो कि भैरवी के साथ कुछ बातें कर रहा था, उसने सीता जी की तरफ देखकर कहा, जी माँ। सीता जी ने सबकी तरफ देखा और कहा, हम आप सब लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। सब लोगों ने सीता जी की तरफ देखा। सीता जी ने गहरी सांस ली और कहा, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आर्यन और भैरवी की शादी हो जाए। ये सुनकर भैरवी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और आर्यन के फेस पर भी। वही ये सुनकर सुकून जो कि अरमान की गोद में बैठी चॉकलेट खा रही थी, वह झट से अरमान की गोद से कूदकर चिल्लाने लगी, किसकी शादी है। सुकून को देखकर सब लोग हंसने लगे कि सुकून का चेहरा पूरी तरह से चॉकलेट से सना हुआ था और वह इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। सबने कहा भैरवी बुआ की। यह सुनकर सुकून ने नाचते हुए कहा, हमें भी शादी करनी है। सुकून की बात सुनकर जनार्दन जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और बाकी सब ने कहा क्या। वही अरमान चुपचाप अपनी एंजल का नाटक देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह छोटी शैतान जब तक सबको परेशान ना कर ले इसके दिल को चैन नहीं मिलता, और अरमान के लिए उसकी एंजल चाहे कुछ भी क्यों ना करे सब कुछ बेस्ट होता था। सुकून ने अपनी मासूम आंखों से सभी लोगों को देखा और कहा, हमें भी शादी करनी है हमारे मिस्टर हैंडसम के साथ। इतना कहकर उसने अपनी क्यूट सी नजरों से सबको देखा। वही आदित्य जो कि आज अंश और वंश के साथ ही रुक गया था, उसने हंसते हुए कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इन दोनों का बाल विवाह करा देते हैं। ये सुनकर अंश और वंश ने एक जोरदार लात आदित्य के पैर पर मार दी। आदित्य दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। उसे देखकर सबने कहा, अब क्यों चिल्ला रहे हो। आदित्य ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, इन दोनों जल्लादों ने मुझ जैसे मासूम बच्चे को मारा। ये कहकर उसने पप्पी फेस बना लिया। सब लोगों ने उसे घूरकर देखा पर कुछ नहीं कहा। वही आदित्य की बात सुनकर सभी लोग वैसे भी हैरान थे कि सुकून और अरमान का बाल विवाह करा दो। जनार्दन जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी मेरी प्रिंसेस का बाल विवाह नहीं कराने वाला। सुकून ने कहा, हमें शादी करनी है। सुकून की बात सुनकर सीताजी ने कहा, बेटा आप जब बड़ी हो जाओगी तब हम आपकी धूमधाम से शादी कर आएंगे। सुकून ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने मासूम फेस बनाकर अरमान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। सुकून उदास मन से चुपचाप जाकर अरमान की गोद में बैठ गई। वहीं सीता जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हम 2 दिन बाद इनकी सगाई करा दें। ये सुनकर भैरवी ने मुस्कुराते हुए खुशी से कहा, सच में माँ, और 4 दिन बाद शादी। उसकी बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कबीर ने मजाक करते हुए कहा, माँ मुझे तो लगता है छोटी को अपनी शादी की जल्दी सबसे ज्यादा है। ये सुनकर भैरवी ने मुंह बनाकर कहा, और नहीं तो क्या, जल्दी से शादी होगी, फिर मेरी क्यूट क्यूट बेबीज होंगे। सब लोगों ने भैरवी को देखा जो बड़ी बेशर्मी से ये सब कह रही थी। वहीं आर्यन को अपनी मासूम सी जान पर बहुत प्यार आ रहा था, जिसे किसी की कोई चिंता नहीं थी, उसे बस अपनी फ्यूचर प्लानिंग से मतलब था। सीता जी ने सबकी तरफ देखकर कहा, तो ठीक है, ये तय रहा। हाँ, 2 दिन बाद इनकी सगाई, उसके बाद पंडित जी को बुलाकर इनकी शादी का जितनी जल्दी हो सके मुहूर्त निकाल लेंगे। सब लोगों ने अपना सर हिला दिया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड से भैरवी और आर्यन की शादी की रस्में शुरू होंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। 2 दिन बाद राठौड़ मैंशन। आज भैरवी और आर्यन की सगाई थी। सुबह से ही पूरे राठौड़ मैंशन में चहल पहल का माहौल था। आज कपूर फैमिली भी यहीं पर आई हुई थी राठौड़ फैमिली की मदद करने के लिए। शाम को काव्य कीर्ति की फैमिली और आदित्य और दिव्या की भी फैमिली आने वाली थी। सीता जी हॉल में सब पर चिल्लाते हुए कह रही थी, मुझे सारी तैयारियां बेस्ट चाहिए। आज मेरी बेटी की सगाई है, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए।
सारे नौकरों पर सीता जी सुबह से ही चिल्ला रही थी क्योंकि उनके बचपन से ही भैरवी की शादी को लेकर कई अरमान थे, पर जब भैरवी की मौत की खबर उन्हें मिली थी तब उनके सारे अरमान जैसे टूट गए थे। पर अब वह अपनी बेटी की सगाई और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी पीछे से अशोक जी आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, सीता आप सुबह से कितना चिल्ला रही है, अगर ऐसे ही चिल्लाती रहेगी तो सगाई के वक्त तक आपकी आवाज बैठ जाएगी। सीता जी ने घूरकर अशोक जी को देखा और कहा, अगर कोई काम करता तो हम क्यों चिल्लाते, सब तो अपने में ही मगन है। सीता जी की बात सुनकर पीछे से आ रहे कबीर ने कहा, आप क्यों चिंता कर रही है, आपके तीन तीन बेटे हैं। उनकी बात सुनकर सीता जी ने कहा, कबीर तुम तो कुछ कहो ही मत, आज तुम्हारी बहन की सगाई है और तुम्हें ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है। सीता जी ने घूरकर अशोक जी को देखा और कहा, अगर कोई काम करता तो हम क्यों चिल्लाते, सब तो अपने में ही मगन है। सीता जी की बात सुनकर पीछे से आ रहे कबीर ने कहा, आप क्यों चिंता कर रही है, आपके तीन तीन बेटे हैं। उनकी बात सुनकर सीता जी ने कहा, कबीर तुम तो कुछ कहो ही मत, आज तुम्हारी बहन की सगाई है और तुम्हें ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है। पीछे से आ रहे ओम ने कहा, माँ आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वरना हम नहीं जाते, हम तो वापस भी आ गए, इतनी जल्दी आप क्यों चिंता कर रही हो। सीता जी ने गुस्से से कहा, मेरी बेटी की शादी है तो वह तुम्हारी भी तो बहन है, तुम भाई की जिम्मेदारी पूरी करने की जगह पर मीटिंग अटेंड कर रहे हो और मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम सब लोगों को कुछ ना कहूँ। सीता जी बहुत गुस्से में सबकी क्लास ले रही थी। तभी पीछे से आ रहे मनन ने हंसते हुए कहा, माँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप क्यों चिंता कर रही है, और भैया मीटिंग इम्पोर्टेंट थी इसलिए वरना वह नहीं जाते। सीता जी ने खुद को शांत कराते हुए कहा, अच्छा अब ये सब छोड़ो और जल्दी से तैयारी में लग जाओ, अभी सगाई होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी है, शाम तक मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे और अभी तक मुझे पता नहीं है कि पूरी तैयारी हो चुकी है या नहीं। कबीर ने सीता जी को सोफे पर बिठाया और उनके साइड में बैठकर उन्हें शांत कराते हुए कहा, आप पहले पानी पी लीजिए और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी भैरवी की शादी पूरी मुंबई देखती रह जाएगी, देखना हर कोई कहेगा इससे खूबसूरत सगाई हम में से किसी ने नहीं देखी, बस आप चिंता मत कीजिए। कबीर ने सीता जी को सोफे पर बिठाया और उनके साइड में बैठकर उन्हें शांत कराते हुए कहा, आप पहले पानी पी लीजिए और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी भैरवी की शादी पूरी मुंबई देखती रह जाएगी, देखना हर कोई कहेगा इससे खूबसूरत सगाई हम में से किसी ने नहीं देखी, बस आप चिंता मत कीजिए। कबीर की बात सुनकर सीता जी ने कबीर के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम जानते हो ना, बचपन से ही मैं भैरवी की शादी को लेकर कितने सपने देखती थी, पर जब भगवान ने हमारी भैरवी को हमसे दूर कर दिया था तब मेरे सारे अरमान टूट गए थे, पर अब मैं अपनी बेटी की शादी में अपने सारे अरमान पूरी करना चाहती हूँ। बेटा मैं अपनी भैरवी को दुल्हन के रूप में हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की सगाई या शादी में कोई भी कमी रहे। सीता जी की बात सुनकर ओम उनके साइड में आकर बैठ गया। उसने सीता जी की एक बाह को छोटे बच्चों की तरह पकड़ते हुए कहा, आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। सीता जी ने दोनों के गालों पर हाथ फिर के कहा, क्या करूं बेटा, माँ का दिल मानता ही नहीं। तभी मनन ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, आप दोनों को प्यार करती हो माँ, और भैरवी को भी, बस मुझे ही नहीं करती। इतना कहकर मनन ने मुंह बना लिया। मनन की बात सुनकर सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह बात तुम्हें कैसे पता चली। मनन ने ये सुनकर मनन ने अपना मुंह खोलकर सीता जी को देखा और कहा, माँ। सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और अब तुम ही माँ कह रहे हो। चारों की बातें सुनकर अशोक जी ने कहा, अब यहाँ पर टाइम पास कौन कर रहा है। चारों ने एक साथ घूरकर अशोक जी को देखा।
मनन ने अपना मुंह खोलकर सीता जी को देखा और कहा, माँ। सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और अब तुम ही माँ कह रहे हो। चारों की बातें सुनकर अशोक जी ने कहा, अब यहाँ पर टाइम पास कौन कर रहा है। चारों ने एक साथ घूरकर अशोक जी को देखा। सीता जी ने कहा, आप भी जल्दी जल्दी काम कीजिए। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए दोपहर का टाइम हो गया। सब लोग आना शुरू हो गए थे, मतलब सिंघानिया फैमिली, जोशी फैमिली और कपूर फैमिली। बाकी सारे मेहमान शाम को आने वाले थे। भैरवी के रूम में भैरवी बेड पर बैठी हुई थी। उसके पूरे रूम में कपड़े कचरे की तरह फैले हुए थे और साइड में ही अपने सर पर मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर सर पर हाथ रखकर एक कोने में बैठे हुए थे, क्योंकि सुबह से भैरवी ने उनका दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया था। भैरवी अपने बेड पर रखे हुए कपड़ों को घूर घूर कर देख रही थी। उसने एक ड्रेस उठाकर कहा, तो अच्छी है पर मुझे नहीं पसंद। इतना कहकर उसने वो ड्रेस बेड पर फेंक दी। मेकअप आर्टिस्ट ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर से कहा, आर्या, मुझे लगता है आज हम दोनों पागल हो जाएंगे। आर्या, जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, उसने मेकअप आर्टिस्ट से कहा, शिवानी, मैंने आज तक इतनी अजीब लड़की नहीं देखी, इतनी ज्यादा परेशान कर रही है। ये मैडम, ये सारे ड्रेस मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और यह मेरे कलेक्शन में से सबसे खूबसूरत ड्रेस है। फिर भी यह हर ड्रेस में कोई ना कोई कमी निकाल ही रही है। वो पिंक ड्रेस देखो, इतना खूबसूरत पिंक लहंगा है, फिर भी मैं आपको ये पसंद नहीं आया। पिछली बार जब मैंने इसे अपनी मॉडल को पहनाकर रैंप पर वॉक करवाया था, तब सभी लोगों को यह इतना पसंद आया था कि इसकी बोली भी लगी थी, पर मैम को ये पसंद ही नहीं आ रहा। ये मैडम, ये सारे ड्रेस मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और यह मेरे कलेक्शन में से सबसे खूबसूरत ड्रेस है, फिर भी यह हर ड्रेस में कोई ना कोई कमी निकाल ही रही है। वो पिंक ड्रेस देखो, इतना खूबसूरत पिंक लहंगा है, फिर भी मैं आपको ये पसंद नहीं आया। पिछली बार जब मैंने इसे अपनी मॉडल को पहनाकर रैंप पर वॉक करवाया था, तब सभी लोगों को यह इतना पसंद आया था कि इसकी बोली भी लगी थी, पर मैम को ये पसंद ही नहीं आ रहा। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, मुझे तो अब डर लग रहा है कि मेरा मेकअप भी पसंद नहीं आया तो ये बार बार मुझे मेकअप ना करवाने को कहे। भैरवी दोनों की बातें अच्छे से सुन पा रही थी, पर उसने दोनों को इग्नोर किया। उस रूम में इतनी खूबसूरत लहंगे थे कि कोई एक नज़र में ही पसंद कर ले, पर ये तो हमारी भैरवी थी जिसे हर चीज़ अपने ही मन की चाहिए थी। वो गुस्से से मुंह फुलाकर छोटी बच्चों की तरह बेड पर बैठ गई, वह भी कपड़ों के बीच। मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैरानी से भैरवी को देख रही थी, जो इतने महंगे महंगे कपड़ों पर ऐसे बैठ गई थी जैसे वह कोई गद्दा हो। मेकअप आर्टिस्ट ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर से देखा, जो अब रोने की कगार पर ही आ गई थी, क्योंकि यह उसके डिजाइन किए हुए बहुत ही अच्छे कपड़े थे। तभी वहां पर सीता जी बाहर से आई। उन्होंने कमरे की अंदर की हालत देखकर गुस्से से भैरवी से कहा, ये क्या किया आपने। भैरवी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर सीता जी को देखा और कहा, माँ, हमें एक भी ड्रेस पसंद नहीं आई। इतना कहकर वह वापस से उन्हीं ड्रेस पर बैठ गई। सीता जी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, बेटा, हमने खुद ही लाए हैं और यह कितने सुंदर हैं, आपको क्या पसंद नहीं आया। भैरवी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर सीता जी को देखा और कहा, माँ, हमें एक भी ड्रेस पसंद नहीं आई। इतना कहकर वह वापस से उन्हीं ड्रेस पर बैठ गई। सीता जी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, बेटा, हमने खुद ही लाए हैं और यह कितने सुंदर हैं, आपको क्या पसंद नहीं आया। भैरवी हर एक ड्रेस में कई कमियां निकालने लगी। आखिर में सीता जी ने खुद को शांत किया और उनमें से एक ड्रेस, जो कि पर्पल कलर का लॉन्ग गाउन था और वह स्लीवलेस भी था, वह इतना ज्यादा खूबसूरत था और भैरवी की गोरी स्नो वाइट स्किन पर बहुत ज्यादा खिलाने वाला था। उन्होंने कहा, बेटा, ये देखो, ये कितना खूबसूरत है। उसको देखकर भैरवी की आंखों में मुस्कुरा कर कहा, ये तो बहुत अच्छा है, हम तो सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे और इन दोनों ने भी हमारी मदद नहीं की। इतना कहकर उसने मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर की तरफ इशारा किया।
भैरवी की बात सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। क्यों उन दोनों ने भैरवी से नहीं कहा था कि यह ड्रेस उस पर सबसे अच्छी लगेगी, पर भैरवी ने ये कह कर दिया था कि उसे यह कलर पसंद नहीं है, और अब ऊपर से भैरवी इल्जाम लगा रही थी। पर वह दोनों आखिर सकती थी, उन्होंने किसी अपराधी की तरह अपना सर झुका दिया। सीता जी ने गहरी सांस ली और उन दोनों से कहा, बेटा आप चिंता मत करो, हमने इन्हें जन्म दिया है, हम अच्छे से जानते हैं कि अब तक इन दोनों ने आपको पूरी तरह से पागल कर दिया होगा। ये सुनकर उन दोनों ने हैरानी से अपना सर ऊपर उठाकर देखा। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि सीता जी उनका साथ देगी। सीता जी ने गहरी सांस ली और उन दोनों से कहा, बेटा आप चिंता मत करो, हमने इन्हें जन्म दिया है, हम अच्छे से जानते हैं कि अब तक इन दोनों ने आपको पूरी तरह से पागल कर दिया होगा। ये सुनकर उन दोनों ने हैरानी से अपना सर ऊपर उठाकर देखा। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि सीता जी उनका साथ देगी। वही यह सुनकर भैरवी का मुंह बन गया। उसने कहा, माँ आप अपनी ही बेटी की बुराई कर रही हो। सीता जी ने भैरवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी में इतना टैलेंट कूट कूट कर भरा है कि वह सिर्फ अपनी बातों से ही किसी इंसान को 1-2 घंटे में ही पूरी तरह से पागल कर सकती है। ये सुनकर भैरवी का मुंह खुला रह गया और मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। 6 देर बाद भैरवी पूरी तरह से रेडी हो गई थी। वह आज किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट में उसका मेकअप इतना खूबसूरत किया था कि भैरवी बिल्कुल परी लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसके लंबे बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया था। 2 लेट उसके गालों को चूम रही थी। इतनी क्यूट लग रही थी कि हर कोई बस उसे ही देखता रह जाए। भैरवी गोल गोल घूमकर शीशे में खुद को निहार रही थी। उसने खुद से कहा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, कोई हक नहीं है तुम्हें इतना खूबसूरत होने का। इतना कहकर वह खुद में ही मुस्कुराने लगी। वो करीब 1 घंटे तक खुद की सेल्फी ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरमान के रूम में सुकून को खुद तैयार किया था। सुकून ने आज वाइट कलर का लॉन्ग पार्टी वियर गाउन पहना था। इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बस उसे ही देख रहा था। वो करीब 1 घंटे तक खुद की सेल्फी ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरमान के रूम में सुकून को खुद तैयार किया था। सुकून ने आज वाइट कलर का लॉन्ग पार्टी वियर गाउन पहना था। इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बस उसे ही देख रहा था। अरमान ने भी ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना था। वह भी आज बिल्कुल एक जेंटलमैन लग रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सुकून ने अपनी टिमटिमाती आंखों को झुकाकर अरमान को अपने पास बुलाया। सुकून इस वक्त बेड पर खड़ी थी। अरमान सुकून के पास चलकर आ गया। अरमान ने सुकून से कहा, क्या हुआ एंजल? सुकून ने अपनी आंखों से काजल निकालकर अरमान को पास बुलाया और उसके कान के पीछे कला टीका लगाकर कहा, मम्मा कहती है अगर हम ज्यादा क्यूट लगे तो हमें नजर लग जाती है, और आप तो सबसे क्यूट हो, इसीलिए हम आपको काजल का टीका लगा रहे हैं। सुकून ये सब बहुत मासूमियत से कह रही थी। सुकून की बात सुनकर अरमान के फेस पर स्माइल आ गई। देखकर सुकून ने कहा, देखो मिस्टर हैंडसम, आप स्माइल करते हुए कितनी ज्यादा हैंडसम, बहुत क्यूट लग रहे हो। और आपके ये डिंपल तो कितने क्यूट है। इतना कहकर सुकून मुस्कुराने लगी। सुकून के गालों पर भी डिंपल पड़ रहे थे। अरमान ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, पर आपके डिंपल मुझसे भी ज्यादा क्यूट है एंजल। और आपके ये डिंपल तो कितने क्यूट है। इतना कहकर सुकून मुस्कुराने लगी। सुकून के गालों पर भी डिंपल पड़ रहे थे। अरमान ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, पर आपके डिंपल मुझसे भी ज्यादा क्यूट है एंजल। इतना कहकर उसने सुकून के गालों पर किस कर दी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को झपका कर कहा, हाँ वह तो है, सुकून सबसे ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है। उसने अपनी आंखों को बार बार झपका कर कहा, जैसे कह रही हो मेरी भी तारीफ करो।
अरमान ने कहा, मेरी एंजल सच में सबसे क्यूट और प्यारी है। कुछ ही देर बाद नीच सभी लोग मौजूद थे। अरमान और सुकून भी मौजूद थे। सुकून काव्या, कीर्ति, अनन्या के साथ बहुत मस्ती कर रही थी। अरमान, आहिल, कार्तिक कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहे थे, क्योंकि अब सभी लोग जानते थे कि अरमान की खुद की एक कंपनी है। बस बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग ये बात जानते थे। और इस पार्टी में सिर्फ मुंबई के जाने माने लोग, जिनकी नेटवर्क अरबों में मौजूद थी, वही यहाँ पर थे। तभी वहाँ पर बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकने की आवाज आई। इसी के साथ उस गाड़ी से आर्यन बाहर निकला। आर्यन ने आज पर्पल कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आर्यन के साइड से 2 बुजुर्ग कपल बाहर निकले। यह उसकी दादी वसुधा मल्होत्रा और उसके दादाजी राम मल्होत्रा थे। आर्यन के मम्मी पापा जिंदा नहीं थे। आर्यन ने दोनों का हाथ पकड़ा और तीनों चलते हुए राठौड़ मैंशन के अंदर आए। राठौड़ मैंशन आज इतना खूबसूरती से सजाया गया था कि कोई एक नज़र में ही देखकर समझ सकता था कि इन लोगों का रुतबा कितना ऊपर होगा। आर्यन के साइड से 2 बुजुर्ग कपल बाहर निकले। यह उसकी दादी वसुधा मल्होत्रा और उसके दादाजी राम मल्होत्रा थे। आर्यन के मम्मी पापा जिंदा नहीं थे। आर्यन ने दोनों का हाथ पकड़ा और तीनों चलते हुए राठौड़ मैंशन के अंदर आए। राठौड़ मैंशन आज इतना खूबसूरती से सजाया गया था कि कोई एक नज़र में ही देखकर समझ सकता था कि इन लोगों का रुतबा कितना ऊपर होगा। थीम पूरी तरह से प्रिंसेस की तरह थी, क्योंकि भैरवी यही चाहती थी। वहां पर ज्यादा मेहमान नहीं थे, 50 से 100 मेहमान थे, जो कि सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग थे। वह लोग आर्यन की शामिल को देखकर ग्रीट करने लगे, क्योंकि आर्यन का रुतबा भी किसी से कम नहीं था। आर्यन, वसुधा जी और राम जी चलते हुए अंदर आए। वसुधा जी और राम जी की उम्र 70 साल के आसपास थी, पर अभी भी उन दोनों के चेहरे पर गुरूर साफ साफ नजर आ रहा था। वसुधा जी आज काफी खुश लग रही थी। आखिर उनके इकलौते पोते की सगाई जो होने जा रही थी। वो खुशी से चारों तरफ के डेकोरेशन को देख रही थी। जब उन्हें पता चला था कि भैरवी मर चुकी है, तब उन्होंने यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी उनका पोता किसी और से शादी करेगा। पर जब उन्हें पता चला कि भैरवी जिंदा है और अब उनका पोता भैरवी से शादी करने वाला है, तब से ही वो काफी खुश थी। कुछ ही देर बाद पूरी मल्होत्रा फैमिली राठौड़ फैमिली के हॉल में मौजूद थी। राठौड़ फैमिली का हॉल इतना बड़ा था कि आसानी से 400 से 500 लोग वहां पर जमा हो सके, पर इस वक्त वहां पर ज्यादा लोग नहीं थी। 50 से 100 लोग वहां पर मौजूद थे। राठौड़ फैमिली के सभी लोग सभी मेहमानों के साथ बातें कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने मल्होत्रा फैमिली को देखा, सभी लोग उनके तरफ आ गए। सीता जी ने वसुधा जी और राम जी को ग्रीट किया। कुछ ही देर बाद पूरी मल्होत्रा फैमिली राठौड़ फैमिली के हॉल में मौजूद थी। राठौड़ फैमिली का हॉल इतना बड़ा था कि आसानी से 400 से 500 लोग वहां पर जमा हो सके, पर इस वक्त वहां पर ज्यादा लोग नहीं थी। 50 से 100 लोग वहां पर मौजूद थे। राठौड़ फैमिली के सभी लोग सभी मेहमानों के साथ बातें कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने मल्होत्रा फैमिली को देखा, सभी लोग उनके तरफ आ गए। सीता जी ने वसुधा जी और राम जी को ग्रीट किया। वसुधा जी को देखकर कबीर और ओम ने उनके पैर छुए। वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। उन दोनों ने राम जी के भी पैर छुए, उन्होंने भी उन दोनों को मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। सीता जी ने वसुधा जी से कहा, माँ जी, आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बनने वाली है। ये सुनकर वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश तो आज हमसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता बेटा। आखिर आज हमारा सपना कि हमारी बहू और बेटे की आखिरी निशानी हमारा आर्यन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है, वह भी आपकी बेटी के साथ। इतना सुनकर सब मुस्कुराने लगे। सब ने कहा कि अब सगाई का वक्त हो गया है, भैरवी को लेकर आओ। आरती और साक्षी भैरवी को लेने के लिए ऊपर चले गए। आर्यन हॉल में खड़ा कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहा था। तभी स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ी। आर्यन ने पीछे पलटकर देखा, वहां से उसकी एक साइड पर साक्षी और दूसरी साइड पर आ खड़ी थी और भैरवी बीच में चल रही थी।
भैरवी को देखकर पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग उसे ही देखने लगे। आखिर वह भी इतनी ज्यादा खूबसूरत रही थी। आर्यन तो जैसे भैरवी पर जब ही गई थी। आर्यन बिना पल के झपकाए भैरवी को देख रहा था। कभी किसी से ना शर्माने वाली भैरवी की नजरें इस वक्त झुकी हुई थी, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन जो था। आर्यन के दिल में भैरवी को देखकर एक ही गाना बज रहा था। भैरवी को देखकर पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग उसे ही देखने लगे। आखिर वह भी इतनी ज्यादा खूबसूरत रही थी। आर्यन तो जैसे भैरवी पर जब ही गई थी। आर्यन बिना पल के झपकाए भैरवी को देख रहा था। कभी किसी से ना शर्माने वाली भैरवी की नजरें इस वक्त झुकी हुई थी, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन जो था। आर्यन के दिल में भैरवी को देखकर एक ही गाना बज रहा था। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं है दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, ये सांस आती जाती है, ढूंढते से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है, पल भर भी ना दूरी सही जाए आपसे, बेताबियां ये कुछ और है, हम दूर होकर भी पास है, नजदीकी आइए कुछ और है, देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है। आर्यन के दिल में भैरवी को देखकर यही गाना बज रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है। भैरवी धीरे धीरे चलती हुई आर्यन के पास आ रही थी। पूरे फ्लो पर रोज पेटल्स बिछी हुई थी। उन दोनों को देखकर प्रिंस और प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी। आर्यन के दिल में भैरवी को देखकर यही गाना बज रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है। भैरवी धीरे धीरे चलती हुई आर्यन के पास आ रही थी। पूरे फ्लो पर रोज पेटल्स बिछी हुई थी। उन दोनों को देखकर प्रिंस और प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि सच में वह दोनों आज परफेक्ट में अच्छे लग रहे थे। अरमान बस एक तक उन दोनों को देख रहा था। अरमान के फेस पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, पर फिर भी उसके दिल में सुकून था। उसके पास में ही खड़ी सुकून खुशी से तालियां बजा रही थी। बाकी सब भी उन दोनों को देखकर तालियां बजा रहे थे। अरमान ने सुकून से कहा, एंजल स्टॉप। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम आप भी बजाओ ना। बुआ और अंकल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पर सुकून से कम इतना कहकर सुकून मुस्कुराने लगी। अब तब पंडित जी भी आ चुके थे। उन्होंने सीता जी से कहा, सीता जी मुहूर्त निकल रहा है। सीता जी ने अपना सर हिला दिया। सेंटर में आर्यन और भैरवी खड़े हो गए। उनके ऊपर से रोज के पेटल्स गिर रहे थे। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी किसी और ही दुनिया में हो। सीता जी ने एक रिंग का बॉक्स भैरवी की तरफ बढ़ाया। आर्यन और भैरवी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वसुधा जी ने भी एक रिंग का बॉक्स आर्यन की तरफ बढ़ाया। भैरवी ने मुस्कुराते हुए अंगूठी आर्यन के हाथों में पहना दी। सभी लोगों ने जल्दी से तालियां बजा दी। भैरवी ने अपना हाथ आगे कर दिया, पर आर्यन ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। सब लोग देख रहे थे। इतनी देर हो गई पर आर्यन ने हाथ क्यों नहीं आगे बढ़ाया। अचानक से आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सर ऊपर उठाकर भैरवी को देखा, जो कंफ्यूज नजर आ रही थी। आर्यन ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिन की शुरुआत एक खूबसूरत से सरप्राइज से करना चाहता हूँ। भैरवी ने अपना हाथ आगे कर दिया, पर आर्यन ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। सब लोग देख रहे थे। इतनी देर हो गई पर आर्यन ने हाथ क्यों नहीं आगे बढ़ाया। अचानक से आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सर ऊपर उठाकर भैरवी को देखा, जो कंफ्यूज नजर आ रही थी। आर्यन ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिन की शुरुआत एक खूबसूरत से सरप्राइज से करना चाहता हूँ। इतना कहकर आर्यन ने एक अंगूठी निकाली, जो कि वसुधा जी की दी गई अंगूठी से बिल्कुल अलग थी। वह अंगूठी देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या ये हार्ट ऑफ इटर्निटी नहीं है? सब लोग बस एक तक उस अंगूठी को देख रहे थे। यह वही अंगूठी जी थी जो कि 5 साल पहले एक ऑप्शन से एक हिडन इंसान ने खरीद ली थी। यह अंगूठी प्यार का प्रतीक थी।
माना ये जाता था कि अंगूठी इंसान उसी इंसान को देता है जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। इस अंगूठी की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा थी, पर आर्यन ने ऑक्शन में इसे पूरे 200 करोड़ में 5 साल पहले भैरवी की याद में खरीदा था। क्योंकि भैरवी हमेशा से इस अंगूठी को पहनना चाहती थी। अंगूठी को देखकर भैरवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए वह भैरवी से कहा, जान आपको रोना नहीं है। भैरवी भी घुटनों के बल आर्यन के आगे बैठ गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से आपको देखा है सिर्फ आपके ही बारे में सोचा है जान। आर्यन मल्होत्रा जो कभी किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, वह एक 16 साल की मासूम सी बच्ची से पता नहीं कैसे प्यार करने लग गया था। भैरवी भी घुटनों के बल आर्यन के आगे बैठ गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से आपको देखा है सिर्फ आपके ही बारे में सोचा है जान। आर्यन मल्होत्रा जो कभी किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, वह एक 16 साल की मासूम सी बच्ची से पता नहीं कैसे प्यार करने लग गया था। आज पूरे 10 साल बाद वही बच्ची मेरी होने जा रही है, ये सोचकर ही मेरा दिल कितना खुश है आप सोच भी नहीं सकती जान। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, सभी की आंखों में खुशी नजर आ रही थी। राठौड़ फैमिली की आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा जीवन साथी पाकर वह लोग कितने खुश थे, ये सिर्फ वही जानते थे। सुकून भी मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। सुकून ने अरमान की तरफ देखकर, आप भी हमें ऐसे ही प्रपोज करना। ओके। अरमान ने इस छोटी शैतान को देखा जो खुद उसे प्रपोज करने के लिए कह रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। आर्यन ने कहा, जान क्या आप हमारे साथ अपनी जिंदगी के ज्यादा नहीं बस 60-70 साल बिताना चाहेंगी? क्या आप तब तक हमारा साथ निभाएंगे जब तक हमारे मुंह में एक भी दांत ना रहे? हम चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया को अलविदा कहे तब आप हमारे साथ हैं। ये सुनकर भैरवी ने अचानक से आर्यन के होठों पर अपने होंठ रख दिए, क्योंकि आर्यन के मुंह से दुनिया को अलविदा कहने का शब्द सुनकर भैरवी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने आर्यन मुंह उस तरह से बंद कर दिया। पूरे हॉल के बीच में दोनों लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। पूरी राठौड़ फैमिली उन दोनों को देख रही थी। सभी लोगों की आंखों में खुशी थी। भैरवी तो वैसे भी बेशर्म में ही थी, उसे तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आर्यन ने चारों तरफ देखा, सभी लोगों ने ही देख रहे थे। फिर उसने भैरवी को देखा जो प्यार से उसे किस कर रही थी। यह सोचकर कि जब भैरवी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो वह क्यों शर्माए, इतना सोचकर आर्यन भी भैरवी को पैशनेटली किस करने लगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।